चलिए जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन। तो सर्च एंड सीजर का टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सेक्शन 132 हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन करा था अपने 4-5 वीडियो में, जो भी मैंने अपलोड करे थे उसमें हमने सेक्शन 132 के बारे में बात करी थी। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 132A का डिस्कशन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ केस लॉ भी हैं स्टडी मटेरियल में। हालांकि सेक्शन 132 में कोई केस लॉ नहीं दिया है स्टडी मटेरियल में, लेकिन मैंने फिर भी आपको 4-5 केस अलग से बताए थे। लेकिन सेक्शन 132A में 2 केस लॉ दिए हुए हैं, जिससे जो हमने पहले भी शायद उस तरह के केस लॉ हमने पहले भी उस इशू को हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी केस स्टडी मटेरियल का में दिए हुए तो इम्पॉर्टेंट है, उसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और इस कॉन्सेप्ट को समझने के पर्सपेक्टिव से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 132A। सेक्शन 132A पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड बता दीजिए, ये बेसिकली किस बारे में बात करता है। सेक्शन 132 बेसिकली किस बारे में बात करता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लीजिए मिस्टर दीनदयाल, इनके यहां रेड पड़ी, लेकिन रेड इनकम टैक्स की नहीं थी, जीएसटी की थी। या हो सकता है फेमा वालों ने डाली हो, या हो सकता है कस्टम वालों ने डाली हो। इनमें से कोई अथॉरिटी, इनकम टैक्स की अथॉरिटी नहीं थी। सिंपल सी बात इस तरह से समझ लेते हैं कि सब मिस्टर दीनदयाल के यहां रेड पड़ी, लेकिन इनकम टैक्स की रेड नहीं थी, जीएसटी की रेड की, या हो सकता है फेमा की हो, या फिर कस्टम की हो, या कोई और डिपार्टमेंट की रेड हो सकती है। अब जब जीएसटी वालों ने इन पे, हमारे एग्जाम्पल में मान के चलते हैं जीएसटी की रेड पड़ी। जब जीएसटी की रेट पड़ी, जीएसटी वालों ने इनका बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सीज कर लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के इनके सीज कर लिए। क्यों? क्योंकि उनको भैया जीएसटी पूरा वगैरह नहीं भरा होगा, या जो भी केस रहा होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर एंट्री नहीं रही होगी, जो भी बात रही होगी, जीएसटी वालों ने इनका बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर लिया। ठीक बात है। और सीज करके अपने घर चले गए। जीएसटी वाले अपने घर गए, अपने घर इन द मतलब ले गए डिपार्टमेंट अपना। उसके बाद असेसमेंट वगैरह देखेंगे, कितना जीएसटी बना है, कितना उन्होंने पे करा है, कितनी जीएसटी की चोरी हुई है, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक बात है। इधर से जीएसटी वाले गए, 2 घंटे बाद इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। इधर से जीएसटी वाले निकले इनके बुक्स ऑफ अकाउंट लेके सीज करके, इनकम टैक्स जीएसटी वाले निकले। 2 घंटे बाद इनकम टैक्स वाले मिस्टर दीनदयाल के यहां पहुंच गए। उन्होंने रेट डाल दी। दीनदयाल वैसे ही परेशान, अभी जीएसटी वालों ने दुखी करा था, अब इनकम टैक्स वाले भी घुस गए। इनकम टैक्स वालों ने रेट डाली। इनकम टैक्स वालों ने कहा भैया बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए आपकी। इनकम टैक्स ने मिस्टर दीनदयाल से कहा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। दीनदयाल ने क्या बोला कि भैया वो तो जीएसटी वाले लेके चले गए, मैं आपको कहां से दे दूं। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले जीएसटी वालों ने रेट डाली, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट वो उठा के लेके चले गए। तो इनकम टैक्स वालों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट तो अभी नहीं मिल सकती, वो तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स को मिस्टर दीनदयाल का असेसमेंट जब करना होगा, उनकी इनकम कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके लिए इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए होगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी के वालों के पास। तो क्या इनकम टैक्स जीएसटी से रिक्वेस्ट करे कि भैया एक काम कीजिए, जब आपका पूरा काम खत्म हो जाए, जब आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाए, जब आपको लगे कि सब बुक्स ऑफ अकाउंट में अब आपके मतलब की कोई चीज नहीं है, तो क्या आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट हमें दे सकते हो। जब आपका पूरा काम खत्म हो जाए, इनकम टैक्स वाले जीएसटी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट में दीनदयाल के आपने रेट डाली, बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास है। जब आपका पूरा काम खत्म हो जाए, जब आपको लगे कि अब इस बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके मतलब की कोई चीज नहीं बची है, तो क्या ये आप हमें दे दोगे। तो क्या आप ये हमें दे दोगे। तब इसे ही कहते हैं रिक्विजिशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो बेसिकली सेक्शन 132A कहता है कि जब किसी असेसी के यहां, जब किसी पर्सन के यहां कोई रेट पड़ती है, और वो रेट इनकम टैक्स की रेट नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट ने रेट डाली है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो फेमा हो, या और कोई डिपार्टमेंट हो, उसने रेट डाली है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट लेके चले गए, तो सब इनकम टैक्स अथॉरिटी अप्रूवल लेगी अपने सीनियर्स का,
और उस अप्रूवल के बाद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जीएसटी, कस्टम या फेमा, उनके पास जाके रिक्वेस्ट करेगी कि बाबूजी अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट हमें दे दीजिए ताकि हम अपना असेसमेंट करें। प्रोविजन ये भी कहता है कि ऐसा जो रिक्विजिशन करना है ना, अगर किसी और डिपार्टमेंट ने रेट डाली है तो माना जाएगा इनकम टैक्स ने भी रेट डाल दी है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज तो दूसरा डिपार्टमेंट सीज करके ले गया, तो माना जाएगा टैक्स की, इनकम टैक्स की भी रेट हो गई। और जो प्रोविजन है सर्च एंड सीजर में, वो सारे प्रोविजन उसके बाद एप्लीकेबल हो जाएंगे। रेट किसी और ने डाली, हमने सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट, इनकम टैक्स ने बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वेस्ट करे, लेकिन माना जाएगा इनकम टैक्स की भी रेट हो गई। तो इसी तरह से कुछ बातें करी गई हैं सेक्शन 132A में। जरा देखते हैं प्रोविजन के बारे में क्या कहता है प्रोविजन। देखिए, और बहुत बढ़िया 2 केस हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको। हालांकि वो कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके, मैंने आपको पहले ही डिस्कशन किसी और केस लॉ में करा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आज वो दोनों केस लॉ डिस्कशन करूंगा आपके साथ। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ रीजन टू बिलीव, रिक्वायरमेंट ऑफ रीजन टू बिलीव फॉर रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। किससे रिक्वेस्ट करनी? दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से, दूसरे डिपार्टमेंट से। वेयर द, अब जरा ध्यान से समझना, ऑथराइजिंग ऑफिसर कौन है, कौन ऑथराइज करेगा? वेयर द, सारे बड़े लोग हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है, फिर डायरेक्टर जनरल है, फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, फिर चीफ कमिश्नर है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है। ये ऑथराइजिंग ऑफिसर है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, उनके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑथराइजिंग ऑफिसर, ऑथराइजिंग ऑफिसर मतलब ये ऑथराइज करेंगे, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इसके अंदर कोई और अथॉरिटी भी होगी? ये तो सिर्फ ऑथराइज कर रहे हैं, इसका मतलब इनके जो जूनियर होंगे वो जाके रिक्वेस्ट करेंगे, ये उनको ऑथराइज करेंगे। तो ऑथराइजिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन, उनके पास, ऑथराइजिंग ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हैज रीजन टू बिलीव, और अगर उन्हें ऐसा यकीन है। देखिए, ये जो रीजन टू बिलीव है ना, ये वर्ड ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस वर्ड के पीछे ही सारी लड़ाई झगड़ा है। अभी डिस्कशन जब करेंगे, ये पहले में मैंने करवाया आपको, इस वर्ड के पीछे ही सारी लड़ाई झगड़ा है, रीजन टू बिलीव। क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रोविजन कहता है कि अगर ऑथराइजिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन, जरा ध्यान से समझना, अगर ऑथराइजिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो उसके पोजीशन में इंफॉर्मेशन है, और अगर उसको ऐसा लगता है, उसके पास विश्वास करने के कारण है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो सही है, तो फिर उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, हैज रीजन टू बिलीव, विश्वास करने, उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा करने के उसके पास कारण है, दैट। अब जरा ये जो 3 प्रोविजन है ना, ABC, ये प्रोविजन आपने पहले भी कहीं पढ़े हुए हैं, ये प्रोविजन आपने पहले भी पढ़े हैं। ये तीनों पॉइंट ABC, हैज रीजन टू बिलीव दैट, ये तीनों पॉइंट आपने पहले भी पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं? जरा पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर शायद याद आए कहां पढ़े होंगे। कि एनी पर्सन टू हुम अ सम्मन अंडर सेक्शन 131 और नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) was issued to produce any books of account or other document and has omitted or failed to produce, and the said books of account or other document have been taken into custody by any officer or authority under any other law for the time being in force। सिर्फ ये वाली लाइन अलग है, बाकी आपने जो स्टार्टिंग का पॉइंट है यहां तक की वो सब सेम ही है। फेल टू प्रोड्यूस, यहां तक की लाइन कि साहब किसी पर्सन जिसको सम्मन इशू करा गया था 131 में या नोटिस 142 में इशू करा गया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना भूल गया या उसने प्रोड्यूस नहीं करे, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट कस्टडी में ले लिए गए हैं, किसके द्वारा? किसी ऑफिसर के द्वारा,
और अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ। अदर लॉ कौन सा? जीएसटी हो सकता है, कस्टम हो सकता है, फेमा हो सकता है, या और कोई अथॉरिटी हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। कि जिस पर्सन को सम्मन या 142 में नोटिस इशू करा गया था कि भैया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, उस पर्सन ने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना भूल गया या उसने प्रोड्यूस नहीं करे, तो इस वजह से किसी और अथॉरिटी ने किसी अंडर एनी लॉ में उससे बुक्स अकाउंट वगैरह उसकी कस्टडी में ले ली, अपनी कस्टडी में ले ली उन्होंने। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। ये क्या है? ये रीजन टू बिलीव है किसका? इन ऑथराइजिंग ऑफिसर का। ये जो ऑथराइजिंग ऑफिसर है, ये रीजन टू बिलीव है दैट कि भैया उन्होंने दूसरे उन्होंने सम्मन वगैरह इशू करा, नोटिस इशू करा था, प्रोड्यूस नहीं करे, इसलिए किसी और अथॉरिटी ने अपने कस्टडी में ले लिया बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा पॉइंट, दैट अ पर्सन टू हुम अ सम्मन और नोटिस अफोर्सेड हैज बीन और माइट बी इशू विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस। हमने पहले भी पढ़ा था सेक्शन 132 क्लॉज बी में। जरा देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ये देखिए पहला वाला पॉइंट ही था दैट अ पर्सन टू हुम सम्मन अंडर सेक्शन 131 142 वाज इश्यूड टू प्रोड्यूस और कॉज टू प्रोड्यूस एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट हैज ओमिटेड और फेल्ड टू डू सो। ये 132A में भी है। सेकेंड पॉइंट पढ़ा था that a person to whom a summon or notice aforesaid has been or might be issued will not or would not produce or cause to be produced any books of account or other document which will be useful or relevant for any proceeding। ये भी हमने पढ़ा था। तीसरा पॉइंट क्या है? that a person is in possession of any valuable article thing including money, bullion, jewelry representing either wholly or partly income or property which has not been disclosed would not be disclosed by such person concerned for the income tax purpose। ये हमने 3 पॉइंट सेक्शन 132(1) क्लॉज ABC में पढ़े थे और इन्हीं क्लॉज से मिलते जुलते कुछ यही सेक्शन मिलते जुलते हम सेक्शन 132A में भी पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि 132A में वैसे भी कहा गया है कि साहब इसके अंदर भी माना जाएगा कि आपकी सर्च रेड पड़ गई है, आप पे रेड हुई है, सर्च एंड सीजर इसमें भी माना जाएगा क्योंकि सारे प्रोविजन वही हैं। ए प्रोविजन आपकी ए क्लॉज वही है सेक्शन 132 वाली, बी क्लॉज को देखिए बी क्लॉज भी वही है। दैट अ पर्सन जिस पर सम्मन या नोटिस इशू करा गया था या इशू किया जाता उसने प्रोड्यूस नहीं करा, या अगर इशू किया जाता तो प्रोड्यूस नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट कब प्रोड्यूस नहीं करता? जिन ऑफिसर्स ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी कस्टडी में लिए हैं। भाई जैसे जीएसटी मिस्टर दीनदयाल पे जीएसटी ने रेड डाली। अब बी क्लॉज कह रहा है कि जिस पर्सन पे दूसरे डिपार्टमेंट ने रेड डाली, जब वो डिपार्टमेंट उसके बुक्स अकाउंट उसको वापस करता तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट वो पर्सन इनकम टैक्स में लेकर वापस नहीं आता। मतलब जैसे जब मिस्टर दीनदयाल पे जीएसटी वालों ने रेड डाली, ठीक बात है, जीएसटी वालों ने रेड डाल दी। अब जब जीएसटी वाले इसके बुक्स ऑफ अकाउंट मिस्टर दीनदयाल को वापस करते तो इनकम टैक्स में वापस लेके आना चाहिए था। इनकम टैक्स में अगर वो इनकम टैक्स वाले क्या करें कि साहब इस पर जिस दूसरे डिपार्टमेंट ने रेड डाली है, इसको जब बुक्स ऑफ अकाउंट वापस होते ना तो ये हमारे पास वापस लेके नहीं आएगा। ये लेकर नहीं आया, या फिर हो सकता है लेकर नहीं आए, वो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साहब वापस लेकर नहीं आया, या फिर उसको हम नोटिस इशू करते तो वापस लेकर नहीं आता हमारे पास। that a person to whom a summon or notice aforesaid has been or might be issued will not or would not produce any books of account or other document कब? on the written by any officer or authority by whom such books of account or other document have been taken into custody under any law। मतलब जिस दूसरे डिपार्टमेंट ने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ले लिए हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट उससे उस पर्सन को मिस्टर दीनदयाल को हमारे वाले एग्जाम्पल में बुक्स ऑफ अकाउंट वापस मिलते तो दीनदयाल इनकम टैक्स में वो बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर नहीं आता, नहीं आया या फिर नहीं आता, इसलिए हम ये प्रोविजन में एक्शन लेंगे। ठीक है। थर्ड क्या है कि एनी असेट रिप्रेजेंट होली आइदर होली या पार्टली इनकम और प्रॉपर्टी विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज नहीं करी गई या फिर डिस्क्लोज नहीं करता for the purpose of by any person for whose possession controls have been taken into custody by any officer authority under any law for the time being in force।
एनी असेट रिप्रेजेंट आइदर होली और पार्टली इनकम और प्रॉपर्टी विच हैज नॉट बीन or would not have been disclosed for the purpose of buyback by any person from whose possession or control such asset have been taken into custody by any officer authority under any law for the time being force। इसी तरह से कोई ऐसी असेट जो दूसरे डिपार्टमेंट ने अपनी कस्टडी में ली है, अगर वो उसकी कस्टडी में नहीं होता या उसकी कस्टडी से वापस मिलेगा तो हम मान के चल रहे हैं कि वो असेसी, हमारे केस में दीनदयाल, इनकम टैक्स में वापस लेकर नहीं आएगा, लेकर आया, नहीं लेकर आया या नहीं लेकर आएगा। फ्यूचर को भी इसमें प्रिडिक्ट कर लिया कि साहब नहीं लेकर आएगा। डिस्क्लोज फॉर द पर्पस ऑफ दिस बाय एनी पर्सन फ्रॉम हुज पोजीशन कंट्रोल सच एसेट हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय एनी ऑफिसर अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स। भाई जिस असेट को दूसरी अथॉरिटी ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिस असेट को दूसरी अथॉरिटी ने अपनी कस्टडी में लिया है, उस असेट को मिस्टर दीनदयाल इनकम टैक्स में लेकर दिखाते नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं करते, वो डिस्क्लोज नहीं करते। या तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है या फिर वो डिस्क्लोज नहीं करते, वुड नॉट हैव और वुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 132 ए और सेक्शन 132 1 की एबीसी क्लॉज लगभग सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि 132 ए में एक सेकेंड अथॉरिटी, इन जीएसटी, फेमा या और कोई अथॉरिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सेक्शन 132 में प्योर सर्च एंड सीजर सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात है। सेक्शन 132 में ये मान के चलने ऑलरेडी किसी और अथॉरिटी ने रेट डाली है, उसके बाद इनकम टैक्स में जो क्या प्रोसीजर कर सकते हैं उसके बारे में बात करी गई है। तो उसमें यही बोला है कि साहब अगर किसी और अथॉरिटी ने लिए तो भैया उससे जब बुक्स ऑफ अकाउंट वापस मिले तब हमारे पास ले आना, या जो असेट दूसरी अथॉरिटी ने कस्टडी में ली है वो आप डिस्क्लोज नहीं करते। इस तरह से एबीसी में बात करी गई जो कि सेक्शन 132 से काफी मिलता जुलता है। अब हमने ये तीन कंडीशन पढ़ ली, ये तीनों कंडीशन कौन सी कंडीशन थी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सब ये ऑथराइजिंग ऑफिसर्स को अगर इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर इनको भरोसा है और इस इंफॉर्मेशन का इनको रीजन टू बिलीव है, उस पर यकीन करने के पास कारण है, दैट क्या कि जिस पर्सन को सम्मन या नोटिस इशू करा जाता कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस नहीं करी या भूल गया और ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और ऑफिसर ने कस्टडी में ले ली है। पहला पॉइंट ये कह रहा है फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि साहब जिस पर्सन ने, जिस अथॉरिटी ने बुक्स ऑफ अकाउंट कस्टडी में ली है उनसे जब वापस मिलेगी तो इसको लाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं लेके आया। might be should will not produce in books on the written by any officer authority by whom such books of account other document have been taken into custody in the for the third कहता है कि साहब any asset represent either wholly or partly income or property which has not been or would not have been disclosed for the purpose of this act by any person from whose possession control such asset have been taken into custody। कि साहब दूसरी अथॉरिटी ने जो असेट्स कस्टडी में ली है वो असेट ये डिस्क्लोज नहीं करता, इसने नहीं किया या फिर नहीं करता। तो ये तीन रीजन है, एबीसी तीन रीजन है जिसमें सेक्शन 132 ए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, अब ऑथराइजिंग ऑफिसर को इस बात पे इन तीन रीजन में से कोई एक रीजन के बेसिस पे उसने जो है ये 132 में एक्शन लिया। क्या करेगा वो ऑथराइजिंग ऑफिसर क्या करेगा? ऑथराइजिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है एबीसी में, तो वो ऑथराइजिंग ऑफिसर ऑथराइज कर देगा। किसमें ऑथराइजिंग किसमें करेगा? फॉर्म 45C। ऑथराइजिंग ऑफिसर एक फॉर्म होता है 45C, उसमें अपना ऑर्डर बना के देगा। किसको? एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, या फिर आईटीओ को जिसको हम कहेंगे रिक्विजिशन ऑफिसर, जिसे हम कहेंगे रिक्विजिशन ऑफिसर। मतलब ऑथराइजिंग ऑफिसर को अगर ये लगता है कि एबीसी में कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो ऑथराइजिंग ऑफिसर ऑथराइज करेगा फॉर्म 45C में। किसको?
एडिशनल डायरेक्टर को, एडिशनल कमिश्नर को, जॉइंट डायरेक्टर को, जॉइंट कमिश्नर को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, या फिर आईटीओ को, जिसको हम कहेंगे रिक्विजिशन ऑफिसर। क्या ऑथराइज करेगा कि भैया टू रिक्वायर द ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ referred above as the case may be to deliver such books of account document asset to the requisition officer। ऑथराइजिंग ऑफिसर ऑथराइज करेंगे फॉर्म 45C को इन रिक्विजिशन ऑफिसर को कि भैया जो दूसरी अथॉरिटी जिन्होंने जीएसटी, फेमा या कोई और अथॉरिटी जिन्होंने रेट डालकर मिस्टर दीनदयाल या किसी एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट या बाकी चीजें जब्त कर ली हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भैया अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट कृपया करके हमें दे दें। अब अगर ये असिस्टेंट डायरेक्टर बिना अप्रूवल लिए, बिना ऑथराइजेशन के डायरेक्ट अगर इनके पास चला गया, जीएसटी ऑफिशियल्स के पास चला गया कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने रेड में लिए हैं आपका काम खत्म, मुझे दे दिए, क्या जीएसटी ऑफिशियल्स दे देंगे? नहीं, सब वो कहेंगे ऑथराइजेशन दिखाइए। आप कौन हो? आप कौन हो? ऑथराइजेशन दिखाइए। तो वो ऑथराइजेशन होगा फॉर्म 45C में। जब जीएसटी ऑफिशियल्स असिस्टेंट डायरेक्टर से ऑथराइजेशन मांगेंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर्म 45C आगे कर दीजिए, देखिए भैया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने ऑथराइज करा है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट मैं आपसे ले लूं जब आपका काम खत्म हो जाए। टू रिक्वायर द ऑफिसर अथॉरिटी अंडर एनी लॉ रेफर्ड अबव एज द केस में बी, कि दूसरी अथॉरिटी के ऑफिसर डिलीवर करें वो सच अ बुक्स अकाउंट या डॉक्यूमेंट या असेट टू द रिक्विजिशन ऑफिसर। और रिक्विजिशन ऑफिसर कौन है? हमने यहां रिक्विजिशन ऑफिसर की बात करी है कि भैया रिक्विजिशन ऑफिसर हमारे ये लोग, ये मेरे रिक्विजिशन ऑफिसर हैं। इसका मतलब ये जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट लेने किसके पास? दूसरी अथॉरिटी के पास, जीएसटी, फेमा या कोई और अथॉरिटी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट लेने जाएंगे। लेकिन क्या ये डायरेक्टली जाएंगे? नहीं साहब, डायरेक्टली जाएंगे तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी अथॉरिटी का ऑफिसर पूछेंगे आप हमें ऑथराइजेशन दिखाइए, किस बेसिस पर हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दे दें। तो इनको फॉर्म 45C में ऑथराइजेशन वो शो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां पर जो रीजन टू बिलीव है, ये जो रीजन टू बिलीव है, ये मैंने जैसे पहले भी हमने कई बार डिस्कशन करा है, मैंने इस पर हर बार फोकस करा है। क्या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को या भी जो ऑथराइजिंग ऑफिसर हैं उनको ये जो रीजन टू बिलीव है, जो रीजन है, जिस रीजन से उनको ये भरोसा है, ये विश्वास है कि ये 3 में कैसे फॉल कर रहा है और उस बेस पे वो ऑथराइजेशन इशू कर रहे हैं फॉर्म 45C में, क्या वो रीजन किसी को डिस्क्लोज करने जरूरी है? ये मैंने सेक्शन 132 में हमने कई बार पढ़ा है कि भैया ऐसे रीजन डिस्क्लोज करने कोई जरूरी नहीं है। और इससे रिलेटेड हम अभी 2 केस भी करने जा रहे हैं। रीजन टू बिलीव एज रिकॉर्डेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन और अथॉरिटी और द एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, फिर बता रहा हूं, इनकम टैक्स अथॉरिटी, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर किसी भी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष या उनके सामने या उनके आग्रह रिक्वेस्ट करने पर रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी ऑथराइजिंग ऑफिसर को। क्यों? यह हमने केस लॉ पढ़ा था। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डिमांड करते हैं कि भैया आप रीजन बताइए, किस रीजन से आपने जो है ये सेक्शन 132 या 132A में कार्रवाई करी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर रीजन मांगे तो देने पड़ेंगे, तो सब देने पड़ेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल की ही बात हो रही है। यहां मैंने आपको बताया था एक केस था साउदर्न हर्बल्स लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कर्नाटका का केस था, ये भी हमने रेफरेंस लिया था। लेकिन अभी हम 2 अलग केसेस और डिस्कशन करेंगे, ये भी इसी बात पे है, रीजन टू बिलीव वाले पे। देखिए कुछ क्लैरिफिकेशन भी है। क्लैरिफिकेशन प्रोविजन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रीजन टू बिलीव और रीजन टू सस्पेक्ट रिकॉर्डेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखिए
द नीड, क्यों आया है क्लैरिफिकेशन, ये अथॉरिटी ने, बोर्ड ने ये क्लैरिफिकेशन क्यों दिया, बड़ा जरूरी था क्लैरिफिकेशन देने का रीजन ये था कि कई बार क्या होता था कि मान लीजिए किसी ऑथराइजिंग ऑफिसर ने कोई 132 में कोई एक्शन लिया, ठीक है, असेसी कमिश्नर अपील पे चला गया या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में बात गई, वो सब मांगने लगे कि आप हमें रीजन बताइए, अथॉरिटी या ऑथराइजिंग ऑफिसर आप हमें रीजन दीजिए, आपने किस बेसिस पे ये कार्रवाई करी है, सेक्शन 132 में या सेक्शन 132 में किस बेसिस पे कार्रवाई करी है। अब सब प्रॉब्लम ये है कि पहले मैं रीजन बताऊं, डिस्क्लोज, अब लॉ में लिखा है सब रीजन डिस्क्लोज करने की तो कहीं बात ही नहीं लिखी लॉ में। लॉ में साफ लिखा है कि अगर ऑथराइजिंग ऑफिसर को लगता है कुछ कारण है तो वो एक्शन ले सकता है, लेकिन क्या रीजन डिस्क्लोज करने की कहीं बात लिखी नहीं साहब। तो इसलिए बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन भी निकाला। द नीड फॉर दिस क्लैरिफिकेशन अरोज बिकॉज द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील एंड बेंचेस ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अपील बिफोर देम, उनके समक्ष जो भी अपील आती थी वो सब डिमांड करने लगे। किस चीज की डिमांड करने लगे? रीजन टू बिलीव की, कि आपने जो सर्च, जिन कारण से आपने सर्च करा है, जिस बेसिस पे आपने सर्च करा है, जिस कारण पे आपने भरोसा करके सर्च करा है, वो आप उसकी कॉपी दे दीजिए। कमिश्नर इनकम टैक्स अपील या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ये डिमांड करने लगे कॉपीज की। रीजन टू बिलीव इन सर्च, सीजर एंड रिक्विजिशन केसेस which the income tax department has not giving to them on ground of secrecy। सब डिपार्टमेंट ने नहीं दी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई रीजन टू बिलीव नहीं दिया। उन्होंने कहा साहब ये सीक्रेट मामला है, हम इसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं करा सकते। दो देयर आर सम डिसीजन वेर इन इट हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड दैट सर्च कैन नॉट बी हेल्ड इनवैलिड on the ground that reason to believe not disclosed to assessee, the said amendment provides statutory recognition to such decisions so as to avoid any further litigation on the issue the decisions are। मैंने आपको साउदर्न हर्बल्स वाला केस बताया था, उसमें भी हमने बात करी थी साहब असेसी को रीजन टू बिलीव की डिटेल बताना कोई जरूरी नहीं है सर्च या रिक्विजिशन के केस में। उस केस में हमने पढ़ा था सर्च के केस में, यहां पर भी क्लैरिफिकेशन में बोल दिया गया कि सर्च या रिक्विजिशन के केस में रीजन टू बिलीव बताना असेसी को कोई जरूरी नहीं है। और इसके रिलेटेड दो केसेस भी हैं। एक केस है एमएस एसोसिएट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गुवाहाटी का, और एक केस है जेनम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ओर्स एंड ओर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये दोनों केसेस ही बेसिकली रीजन टू बिलीव के बारे में ही बात करते हैं। दोनों केस बोलते हैं कि साहब असेसी को या पेटिशनर को, जिसने भी केस फाइल करा है या सॉरी जिसके अगेंस्ट रेड, सर्च एंड सीजर वगैरह हुई है, उसको रीजन टू बिलीव डिस्क्लोज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये कोर्ट ने भी कई बार क्लैरिफाई करा। और अगर असेसी, अगर पेटिशनर बोलता है कि साहब मेरे घर में सर्च एंड सीजर हुई, मुझे डिटेल नहीं दी गई, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई, इसलिए ये सर्च एंड सीजर इनवैलिड है, वॉइडेबल इशू है, कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि साहब ऐसे बेसिस पे वॉइडेबल इशू ये इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रीजन टू बिलीव डिस्क्लोज करने की। अब एमएस एसोसिएट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा हम केस देख लेते हैं। थोड़े से मैं फैक्ट्स बताऊंगा, केस काफी लंबा था, काफी सारी बातें थी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो थोड़ा सा केस के बारे में बैकग्राउंड था, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि साहब किस तरह का एसएससी था, क्या चीजें हुई थी। थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको पूरी तरह से आपको जो इसके मेन फैक्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन कर पाऊं। चलिए जी देखते हैं। देखिए एमएस एसोसिएट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था। केस कुछ इस तरह का था। एमएस एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म थी। एमएस एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस था कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस था न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में,
और इसका एक ब्रांच ऑफिस था गुवाहाटी में। इसका एक ब्रांच ऑफिस था गुवाहाटी में। ठीक बात है, आगे की बात सुनिए। एमएस एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस था न्यू दिल्ली में और ब्रांच ऑफिस था गुवाहाटी में। जो एमएस एसोसिएट फर्म थी ये बेसिकली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग स्टेट ऑर्गेनाइज्ड लॉटरी टिकट्स इन वेरियस स्टेट्स। कहां कहां पर करती थी? एक तो आसाम में था, एक थी मणिपुर में और एक थी मेघालय में। तो बेसिकली ये जो पार्टनरशिप फर्म थी एमएस एसोसिएट, ये लॉटरी टिकट सेल करने के बिजनेस में थी। देखिए असम, मणिपुर, मेघालय में उस टाइम की बात है, शायद 2005 के आसपास का केस है ये। उस टाइम अब एक्चुअली में इस टाइम लॉटरी टिकट्स वहां पे है नहीं है, नहीं मुझे तो श्योर नहीं हूं, लेकिन उस टाइम स्टेट गवर्न करती थी कि असम, मणिपुर, मेघालय में स्टेट के थ्रू लॉटरी टिकट्स बेची जाती थी। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी टिकट्स वगैरह कंडक्ट करती थी। तो एमएस एसोसिएट बेसिकली क्या थी, इन तीन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती थी, असिस्ट करती थी टू सेल लॉटरी टिकट्स। ठीक है, तो एमएस एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म थी जो कि एंगेज थी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग लॉटरी टिकट्स इन असम, मेघालय, मणिपुर, और अल्टीमेटली इन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को यह फर्म हेल्प करती थी कि इन स्टेट में लॉटरी टिकट बेची जाए, उनको स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती थी। इसका मतलब सेल करने में असिस्ट करती थी। ठीक बात है। और आगे बात बताई गई जो एमएस एसोसिएट ने, और जो डिटेल बताई या फैक्ट्स ऑफ द केस थे कि साहब इन्होंने बताया, एमएस एसोसिएट ने बताया कि हम अपनी आईटीआर रेगुलरली फाइल करते हैं। ये अपनी आईटीआर रेगुलरली फाइल करते थे, लेकिन आईटीआर रेगुलरली फाइल करते थे। ये जो डिटेल ऑफ द फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसके बारे में बात कर ली थी। पहले हमने समझ लिया कि एमएस एसोसिएट बेसिकली लॉटरी टिकट सेल करने का काम करते थे, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करते थे इन तीन स्टेट में लॉटरी टिकट सेल करने के लिए। अब हुआ यूं कि साहब इनके यहां सर्च एंड सीजर हुआ। सर्च एंड सीजर हुआ कहां पर? इनकी बिजनेस प्रीमाइसेस में ऑफ फर्म। लेकिन कौन सी बिजनेस प्रीमाइस में? गुवाहाटी की। दो ऑफिस बताए ना मैंने कि एक तो न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस था और एक इनका गुवाहाटी में ब्रांच ऑफिस था। इनके गुवाहाटी के ब्रांच ऑफिस में जो बिजनेस प्रीमाइसेस में, वहां पे रेड पड़ी, वहां पे सर्च एंड सीजर हुआ। प्लस इनके ब्रांच ऑफिस से, जो ब्रांच ऑफिस था, इस ऑफिस से जितने भी पर्सन एसोसिएट थे, जितने भी पर्सन एसोसिएटेड थे, उनके ऑफिस प्लस रेजिडेंस पर सेक्शन 132 में रेड पड़ी। एमएस एसोसिएट का रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली, ब्रांच ऑफिस गुवाहाटी, टिकट वगैरह सेल करते थे। ब्रांच ऑफिस पे रेड पड़ी, ब्रांच ऑफिस पे रेड पड़ी, प्लस ब्रांच ऑफिस से जो भी लोग एसोसिएटेड थे उनके ऑफिस और घर पे रेड पड़ी अंडर सेक्शन 132। काफी लार्ज अमाउंट में कैश मिला, काफी लार्ज अमाउंट में कैश मिला, ज्वेलरी मिली, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स मिले, कैश मिला, ज्वेलरी मिली, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मिले, एफडीज मिली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वो सीज कर लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मिले, ये सब उठाकर सीज कर लिया।
ठीक है, कैश मिला, ज्वेलरी मिली, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मिले, एफडी मिली, बुक्स ऑफ अकाउंट मिले, ये उठा के सीज कर लिया गया। अब और आगे केस ये था कि इस ब्रांच ऑफिस में जो रेड पड़ी थी उसमें जो वारंट इशू हुआ था वो जो मतलब देखिए ये जो डिटेल बताई गई है ये पेटिशनर मतलब एमएस एसोसिएट ने डिटेल बताई है कि भाई रेड पड़ी है और वारंट में 3 लोगों का नाम था, 3 पर्सन का नेम था, एमके, एके और एसआर, ये तीनों का सरनेम था सुबा, एमके सुबा, एके सुबा और एसआर सुबा। इस वारंट में 3 लोगों का नाम था, लेकिन जो सर्च कंडक्ट हुई वो फर्म के अगेंस्ट में कंडक्ट हुई। मतलब असेसी ये बोलना चाह रहा है, पिटिशनर बोलना चाह रहा है कि साहब हमारे घर में रेड पड़ी, हमारे ब्रांच ऑफिस गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस में रेड पड़ी, प्लस वहां पे जो लोग एसोसिएटेड थे हमारे फर्म के उनके ऑफिस और उनके घर पे भी रेड पड़ी, बहुत सारा कैश, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट सब वगैरह सीज कर लिया गया। सर्च वारंट पे नाम था 3 लोगों का, एमके, एके, एसआर सुबा, लेकिन सर्च इनिशिएट करी गई फर्म के अगेंस्ट, जबकि नाम था वारंट में 3 लोगों का। पेटिशनर ने और आगे बात बोली कि साहब ये जो सर्च हुई है ना, ये जो सर्च वारंट इश्यूड हुआ है अंडर सेक्शन 132, ये विदाउट एनी अथॉरिटी हुआ है, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। पेटिशनर ने और भी इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा कि साहब जो इनकम टैक्स ने रेड डाली है ये इंफॉर्मेशन इनको कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हमारे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे यहाँ रेड डाल दी। इन्होंने जो इंफॉर्मेशन मिली है इनको, कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई थी हमारे बारे में इन न्यूज़पेपर, इन्होंने उसको अपना बेस माना है रेड डालने के लिए। प्लस सीएजे की एक रिपोर्ट है हमारे लिए, लेकिन वो अभी हमारी रिपोर्ट ड्राफ्ट फॉर्मेट में है। एक सीएजे की रिपोर्ट है लेकिन वो ड्राफ्ट फॉर्म में है और अभी वो अनसाइंड है। अगर अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में अगर वो अनसाइंड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों को बेसिस लिया है, अपने इंफॉर्मेशन का बेस माना है और इस बेस पे रेट डली है। जबकि सीएजी रिपोर्ट जो कि अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है वो साइन तक नहीं हुई है, इसका मतलब उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। क्या आप इन दोनों को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मांग सकते हो? नहीं साहब, एसएससी ने ये बोला। क्या ये दोनों सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सेक्शन 132 में किस बेसिस पे इसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना गया? तो पूरी की तरह है ये तो पूरी सर्च ही इनवैलिड है, पूरी सर्च ही इनवैलिड है। न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन हुई है, सीएजी की जो आधी अधूरी रिपोर्ट है, आपने उसके बेसिस पे हमारे यहाँ सर्च कर दी इन्होंने, ये तो बिल्कुल इनवैलिड है। उसके बाद एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, वहां की पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके थ्रू भी एमएस एसोसिएट ने थोड़ी सोर्स लगवाई कि साहब ये सर्च किसी तरह बंद हो जाए, थोड़ा रिकमेंडेशन। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी एमएस एसोसिएट के फेवर में बात बोली। उन्होंने बोला कि साहब एमएस एसोसिएट गुवाहाटी में है, लेकिन इसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। तो कायदे से न्यू दिल्ली के कमिश्नर को या वहां की अथॉरिटी को रेड डालनी चाहिए थी न्यू दिल्ली ऑफिस में। गुवाहाटी ऑफिस में रेड डालने का कोई सेंस ही नहीं समझ में आता, ये भी बात बोली गई। तो बहुत सारे इस तरह से इफ एंड बट बताए गए। और बात बताई गई कि साहब जिस सीएजी रिपोर्ट के बेसिस पे रेड डाली गई है एमएस एसोसिएट पे, वो सीएजी रिपोर्ट तो हमारे एक बिजनेस राइवल है, कॉम्पिटिटर हमारा, उसने कंप्लेन करी थी। आप क्या किसी हमारे बिजनेस कॉम्पिटिटर की कंप्लेन के बेस पे जो सीएजी ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है, क्या उसको बेस आप इंफॉर्मेशन मांगोगे और उस पर सर्च करी जाएगी? ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है।
इतनी सारी बातें, इतने सारे इल्जाम लगाए असेसी ने, पेटिशनर ने, एमएस एसोसिएट ने। अब आई डिपार्टमेंट की बारी। ये तो सारे इल्जाम लगाए किसने? पेटिशनर ने, एमएस एसोसिएट ने। अब आई किसकी बारी? अब डिपार्टमेंट की बारी। अब देखो डिपार्टमेंट ने क्या फैक्ट्स कहे। डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब जो सर्च एंड सीजर कैरिड करी गई है ना, वो सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग ही हुई है और हमारे पास कुछ वैलिड इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे हमने सर्च कंडक्ट करी है। डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब ये जो एमएस एसोसिएट का जो गुवाहाटी वाली ब्रांच है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इस ब्रांच पे मैसर्स गुवाहाटी एजेंसीज का काम चल रहा है। मतलब एमएस एसोसिएट ने जो रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली और ब्रांच ऑफिस में बताया था, ब्रांच ऑफिस तो उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इनके गुवाहाटी के ब्रांच ऑफिस से अल्टीमेटली गुवाहाटी एजेंसीज का काम चल रहा है, जिसकी ना ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है, ना ही इसने कोई टैक्स वगैरह अपना सबमिट करा है। इन्होंने, इनकम टैक्स ने ये इल्जाम लगाए। उन्होंने और बताया कि साहब जो भी लॉटरी टिकट की प्रोसीड्स है वो गवर्नमेंट के पास जमा ही नहीं होती, ना ही उस पर जो भी टैक्स वगैरह जो भी होता है ना उसको उन्होंने टैक्स पे डिस्क्लोज करा है। उन्होंने अपने 2 साल की रिटर्न तक फाइल नहीं करी, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराए हैं। इस बेसिस पे हमने सेक्शन 132 में सर्च प्रोसीजर लिया है। और उन्होंने क्या बात बताई? अब सबसे बड़ी बात थी कि सब सीएजी की रिपोर्ट को, अब प्रॉब्लम यह आती कि डिपार्टमेंट को यह भी साबित करना था कि सब रीजन टू बिलीव क्या है। तो डिपार्टमेंट एक बड़ी अच्छी बात बोली। डिपार्टमेंट बोला कि सब हम मानते हैं कि हमने सीएजी की रिपोर्ट को बेस मानते हुए या सीएजी रिपोर्ट को एक इंफॉर्मेशन का सोर्स मानते हुए अपनी सर्च की प्रोसीडिंग करी है। लेकिन आप क्या बताइए, क्या ड्राफ्ट रिपोर्ट, सीएजी के ड्राफ्ट रिपोर्ट लीगल नहीं है? क्या उस पर कोई फैक्चुअल मटेरियल फॉर रिक्वेजिशन और रिक्विजिट बिलीफ नहीं होगा? क्या उसके बेसिस पे हमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकती है? क्या उसके बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ऐसा कोई लिस्ट बताई गई है कि जिस लिस्ट के बेस पे ही डिपार्टमेंट रीजन टू बिलीव मानेगा? नहीं साहब, वो तो किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी सोर्स के बेसिस पे रीजन टू बिलीव मान सकता है। तो सीजीआई की रिपोर्ट बेसिकली अभी जो ड्राफ्ट फॉर्म में है उसको भी हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मान सकता है डिपार्टमेंट को। साहब वारंट सिर्फ उन लोगों के नाम नहीं, प्रीमाइसिस के नाम भी था। कोर्ट ने ये सारी बातें सुनी। कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया देखिए। इतनी बातें सुनने के बाद, अरे कहां गया भाई, इतनी बातें होने के बाद क्या डिसीजन आया? इट वॉज ऑब्जर्व दैट रेवेन्यू authorities are not required to disclose to the person challenging the warrant of authorization. रेवेन्यू ऑथराइज नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए किसके आगे? वो पर्सन जो चैलेंज कर रहे हैं वारंट ऑफ ऑथराइजेशन को, एज टू कि क्या मटेरियल अवेलेबल है अगेंस्ट हिम विच हैज लेड टू द इश्यूएंस ऑफ द वारंट. It is required to be disclosed only when the authorities concerned resolve to impose tax or penalties. It is required to be disclosed only when the authorities concerned resolve to impose tax or penalties. तो कोर्ट ने भी बोला कि साहब अथॉरिटी के पास क्या पावर है, क्या रीजन है, ऐसे रीजन को उस पर्सन के आगे जिसके अगेंस्ट में सर्च प्रोसीडिंग हो रही है उसके आगे डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सेम डिसीजन, सेम बात हमने साउदर्न वाले केस में भी, साउदर्न हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी पढ़ी थी. यहाँ पे भी एमएस एसोसिएट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ऐसी ही कुछ बात बोली गई है और सेम ही कुछ मिलता जुलता डिसीजन ही जेनोम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एंड ओर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन 2009 के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही डिसीजन दिया था. देखिए यहाँ क्या केस था ये देख लेते हैं.
यहां क्या केस था ये भी देख लेते हैं। देखिए जी, दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था जिनोम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है। केस क्या था? जिनोम बायोटेक मैन्युफैक्चर करता था एंड एक्सपोर्ट करता था क्या? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिनोम बायोटेक बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करता था। इसके बिजनेस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, इसके बिजनेस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पर रेड पड़ी। सर्च एंड सीजर हुआ 132 में, और सर्च के दौरान कुछ इनक्रिमिनेटिंग, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो लीगली एक ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी के जो डिस्क्लोज नहीं करी गई है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो संदेह में थे, मतलब जो लीगली नहीं थे, जो थोड़ा सा घपलेबाजी वाले डॉक्यूमेंट्स मिले। और ये डॉक्यूमेंट्स मिले सर्च के दौरान। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन ने सेक्शन 153 के अंतर्गत असेसी को बोला, जिनोम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को बोला कि भैया अपनी पिछले 6 साल की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो। टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर पास्ट 6 ईयर्स, इश्यूड नोटिस अंडर सेक्शन 153 टू फाइल रिटर्न ऑफ फॉर पास्ट 6 ईयर्स। पिछले 6 साल की रिटर्न दिखाओ, रिटर्न फाइल करो। असेसी ने जो आर्गुमेंट करा, वो आर्गुमेंट ये करा कि साहब सेक्शन 132 या जो सर्च कंडक्ट करी गई है, उस सर्च को कंडक्ट करने के लिए सेक्शन 132(1) का ए क्लॉज, बी क्लॉज और सी क्लॉज, इन तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी सेक्शन 132 में सर्च करी जा सकती है। जो असेसी थे, जो जिनोम बायोटेक थे, उन्होंने बोला कि सब देखिए, मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस और ऑफिस प्रीमाइसेस पे रेड डली, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे सीज करे गए, मुझे पिछले 6 साल की रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया, या रिटर्न जो भी डिटेल्स मुझसे मांगी गई। ये तब हो सकता था, सेक्शन 132 में सर्च तभी कंडक्ट की जा सकती थी जब क्लॉज ए बी सी में कोई कंडीशन फुलफिल हो, और मेरे केस में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। इसलिए ये जो भी सर्च एंड सीजर चल रही है, ये जो भी सर्च एंड सीजर है, ये बैड इन लॉ है। बैड इन लॉ मतलब इलीगल है। उसने और क्या बात बोली? उसने आगे वही बात बोली कि साहब मेरी कुछ प्रॉपर्टी को, मेरी कुछ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करा गया, अंडर सेक्शन 281(b) में अटैचमेंट करा गया, जो कि पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है, और ये तो बात छोड़िए, मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया गया। मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मेरी फैमिली मेंबर्स की भी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी अटैच कर दिया गया। और मुझे यह बोला गया कि भैया, फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, हम आपके फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर रहे हैं। जबकि असेसी ने बोला कि साहब मेरी प्रॉपर्टी सफिशिएंट थी, मेरी प्रॉपर्टी ही सफिशिएंट थी, वहां पर रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं होता अगर मेरी प्रॉपर्टी खाली अटैच होती तो। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे फैमिली मेंबर्स की भी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया, जो कि लॉ के अंदर पूरी तरह से इलीगल है, अनजस्टिफाइड है। ये तो बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। और क्या बातें बोली असेसी ने? बोला कि साहब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अटैच करने तक तो बात थी, इन्होंने तो मेरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स थे उसको भी अटैच कर दिया। मेरे डीमैट अकाउंट में जो
शेयर्स थे उसको भी अटैच कर दिया, जो कि टोटली अनजस्टिफाइड है, जो कि टोटली अनजस्टिफाइड है। केस क्या था? केस सिंपल ये बोल रहा था कि साहब मेरे घर पे जो सर्च हुई है, मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस पे सर्च हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, वो सर्च ही इनवैलिड है, क्योंकि सेक्शन 132 कहता है कि ABC में कोई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन मेरे केस में तो कोई कंडीशन फुलफिल हुई नहीं है। मैं कैसे मान लूं? मुझे तो कुछ ऐसा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराई गई, मैं कैसे मान लूं इनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करा, मेरे फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, मेरे डीमेट अकाउंट के शेयर्स अटैच कर दिए, तो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से इनवैलिड सर्च है। ये तो बिल्कुल खराब है। कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, सेक्शन 132, कोर्ट ने कहा देखिए, सेक्शन 132 के तहत या लॉ के किसी और प्रोविजन के तहत ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जो रीजनेबल बिलीव है वो असेसी को रिकॉर्ड कराए, वो असेसी को डिस्क्लोज करे सर्च वारंट इशू करने से पहले। लॉ के सेक्शन 132 में या किसी और प्रोविजन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रीजनल बिलीफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रिकॉर्ड कराए एसएससी के पास वारंट ऑफ ऑथराइजेशन इशू करने से पहले। मतलब एसएससी को या जिसके यहां सर्च सीजर हो रही है उसके यहां उसको रीजन बताएं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी किसी लॉ में नहीं लिखा गया है। कोर्ट ने साफ ये बात बोली। आगे क्या लिखा है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट it is not mandate of section 132 or any other provision in the act that the reasonable belief recorded by the designated authority before issuing the warrant of authorization must be disclosed to the assessee। तो दोनों ही केस में अगर हम देखें तो सिंपल कोर्ट के जो जजमेंट आए उन्होंने भी बोला है कि सब सर्च या रिक्विजिशन की कोई प्रोसीडिंग करने से पहले असेसी को इस बारे में डिटेल बताई जाए, वारंट इशू होने से पहले उसको अवगत कराया जाए। ऐसा कहीं किसी लॉ में नहीं लिखा है, इसलिए सर्च एंड सीजर पूरी तरह से वैलिड है और एसएससी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं सेक्शन 132 ए से रिलेटेड। मैसर एसोसिएट एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2005 गुवाहाटी का, जनम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड ओर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड ओर्स 2009 बॉम्बे हाई कोर्ट का। ठीक है, तो ये एक पार्ट था सेक्शन 132 ए का। अभी हमने इसकी फर्स्ट क्लॉज पढ़ी है, अब जरा हम इसकी आते हैं सेकंड क्लॉज पर। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, एक आपने चीज ऑब्जर्व करी होगी कि सेक्शन 132 ए में जो अभी हमने पढ़ा रिक्विजिशन का, यहां पर जो ऑथराइजिंग ऑफिसर हैं, यहां पे जो ऑथराइजिंग ऑफिसर हैं वो सब पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, पीडीआईटी, डीआईटी, पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी, सीआईटी, सारे बड़े बड़े लेवल के। लेकिन जबकि सेक्शन 132 में जेसीएसी भी सर्च कर सकते थे, लेकिन यहां पर जो है 132 ए में सब सीनियर अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। ऐसा क्यों है? सीनियर अथॉरिटी का अप्रूवल क्यों चाहिए इसमें? क्योंकि देखिए यहां पर ना ऑलरेडी आप पे सर्च हो चुकी है, आप पे रेड हो चुकी है और अब किसी और अथॉरिटी से बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह लेने हैं, तो यहां पर कोई जल्दी नहीं है। यहां पे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए सीनियर लेवल पे अथॉरिटी दी है कि साहब सीनियर लेवल से अपनी अप्रूवल लो और धीरे धीरे काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्च में भाई साहब को फटाफट सर्च रेट डालनी है, तो वहां पर जेसी और एसी वगैरह को भी सर्च के लिए परमिशन दे दी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ऑथराइजिंग ऑफिसर की पावर ज़्यादा है। जैसे अगर हम सेक्शन 132 में जाएं, यहाँ पे आप देखिए ऑथराइजिंग ऑफिसर जो थे, ऑथराइजिंग ऑफिसर अगर बोर्ड परमिट कर दे
तो एडिशनल डीआईटी, एडिशनल सीआईटी, जेडीआईटी, जेसीआईटी भी हो सकते हैं। भाई बड़े लेवल के बंद लोग तो थे ही थे, लेकिन बोर्ड की परमिशन के बाद एडिशनल डायरेक्टर या कमिश्नर भी ऑथराइजिंग ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में, हमारे रिक्विजिशन ऑफ एसेट के केस में, क्या हमने ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा है कि ऑथराइजिंग ऑफिसर्स एडिशनल डीआईटी या कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर वगैरह बन सकते हैं? नहीं साहब, हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहां पर अथॉरिटी सिर्फ सीनियर लेवल के पास ही। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 1 पढ़ने के बाद सबसेक्शन 2 में क्या है? कहता है डिलीवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू द रिक्विजिशन ऑफिसर ऑन रिक्विजिशन बीइंग मेड अंडर क्लॉज 1। अभी जो हमने ऊपर रिक्विजिशन की बात पढ़ी कि साहब सीनियर लोग प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर वगैरह ऑथराइजिंग ऑफिसर हैं, ये ऑथराइज करेंगे किसको? एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल जो भी हमने अथॉरिटी पढ़ी फॉर्म 45C में, और ये दूसरी अथॉरिटी से जाके बुक्स ऑफ अकाउंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन ए रिक्विजिशन बीइंग मेड अंडर सब क्लॉज 1, द ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ referred above shall deliver books of account, other document or asset to the requisition officer either forthwith or when such officer authority is of the opinion that no longer necessary retain the same in his custody। देखिए, अब रिक्विजिशन ऑफिसर उस अथॉरिटी के पास गया, जीएसटी वालों के पास गया, कहा कि भैया अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो भी आपकी असेट आपके पास अवेलेबल है, ये हमको दे दीजिए। अगर वो जीएसटी अथॉरिटी या जो अलग अथॉरिटी है उसको लगता है कि सब अब इन बुक्स ऑफ अकाउंट को या और कोई असेट्स को अपनी कस्टडी में रखने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हमारा सारा काम निपट चुका है, अब हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट अगर इनकम टैक्स वाले मांगते हैं तो हम उनको दे सकते हैं। व्हेन सच ऑफिसर और अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस इज इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू डिटेन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन नहीं है उस दूसरी अथॉरिटी के लिए कि इस टाइम लिमिट में इनकम टैक्स को बुक्स ऑफ अकाउंट हैंडओवर करनी ही करनी है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यहां पे लिखा है कि वो अपनी ओपिनियन के हिसाब से जब उसको ठीक लगता है तभी बुक्स ऑफ अकाउंट या एसेट को अपनी कस्टडी से छोड़कर दूसरे की कस्टडी में, इनकम टैक्स की कस्टडी में दे देंगे। ठीक है, और क्या इसमें छोटी सी बात और है, क्या है? अब जैसा कि मैंने बताया कि सब रिक्विजिशन इस सेक्शन के अंदर ये माना जाएगा कि रेड ही हुई है कि वेयर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट्स और असेट हैव बीन डिलीवर्ड टू द रिक्विजिशन ऑफिसर। जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर डॉक्यूमेंट या असेट, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट या असेट डिलीवर कर दिए जाएंगे किसको? इनकम टैक्स वालों को, इनकम टैक्स के रिक्विजिशन ऑफिसर को, तो प्रोविजन सेक्शन 132(4)A से लेके सेक्शन 132(14) एंड सेक्शन 132(B) shall apply if such books of account, document, asset have been seized by the requisition officer from the custody of the concerned person। अब देखिए यहां पे कितनी बढ़िया बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट डायरेक्ट उस पर्सन से ना मिलकर थोड़ा घूम के मिले हैं, मतलब दूसरे ऑफिशियल से मिले हैं, लेकिन है तो उसी पर्सन से जिस पर्सन पे इनकम टैक्स वाले भी रेड मारना चाह रहे थे। तो प्रोविजन कहता है कि साहब अब जब दूसरी अथॉरिटी से बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट या अदर एसेट मिल जाएगा रिक्विजिशन ऑफिसर को, तो ऐसा माना जाएगा कि उस रिक्विजिशन ऑफिसर ने वो बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट या अदर एसेट रेड मार के या सर्च एंड सीजर करके ही लिए हैं उस कंसर्न पर्सन से। और सर्च एंड सीजर के जो भी प्रोविजन है सेक्शन 132(4)A से लेकर सेक्शन 132(14) तक के एंड सेक्शन 132(B) वो सारे एप्लीकेबल होंगे जैसे सर्च एंड सीजर के केस में एप्लीकेबल होते हैं। बिकॉज सच बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, एसेट हैव बीन सीज, ऐसा माना जाएगा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, एसेट सीज करी गई है बाय द रिक्विजिशन ऑफिसर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअल में रेड नहीं मारी, लेकिन यह माना जाएगा कि रेड की तरह ही है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट उस पर्सन से नहीं लेकर उस दूसरी अथॉरिटी से मिल गए। रेड में जैसे असेसमेंट होती है वैसे ही इसमें भी असेसमेंट होगी। ठीक है, रेड में जैसे असेसमेंट होती है वैसे ही इसमें भी असेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 132(A)(3)। इतने से ही प्रोविजन थे इसमें। सेक्शन 132(A) के रिक्विजिशन
के केस में, रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में इतने ही प्रोविजन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 132B जो कहता है एप्लीकेशन ऑफ सीज और रिक्विजिशन असेट, रिक्विजिट असेट या सीज करी हुई असेट। अब देखिए दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो सीज हो गया 132 में और एक रिक्विजिशन हो गया 132A में। इन दोनों को सर्च एंड सीज, इसको भी हम क्या मानते हैं, इसको भी हम सीज ही मानते हैं, लेकिन हम सीज डायरेक्टली पर्सन से ना करके उस दूसरे अथॉरिटी से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट या एसेट्स मिल रही है, उसको भी हम सीज ही मारते हैं। तो कहते हैं कि सीजर के केस में या रिक्विजिशन ऑफ एसेट्स के केस में उन असेट का कैसे एप्लीकेशन होगा, मतलब क्या पहले टैक्स की पेमेंट करी जाएगी जो पैसा मिलेगा सीजर से, या पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करी जाएगी, या पहले पेनल्टी की पे आउट करा जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो असेसी को क्या वापस कर दिया जाएगा, अगर वापस करेंगे तो क्या इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे सेक्शन 132B में, लेकिन अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।